दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। हम अभी आपका बुक से सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला पढ़ रहे हैं। नेल्सन मंडेला का एक पार्ट आपने कल पढ़ा, तो उससे आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। हम पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से आयोजन किया गया था नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह का। नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में किस प्रकार से उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज यहां से पढ़ेंगे आगे क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में क्या लिखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, कुछ ही क्षण बाद जब शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने वाला था, उसके कुछ ही क्षण बाद वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, ये नेल्सन मंडेला कर रहे हैं, हम लोग अपनी आंखें अपनी नजरें ऊपर कर ली, ऊपर आकाश की ओर। इन एज अ स्पेक्टिकुलर एरे, एक आश्चर्य से ऊपर कर लिए जब हम लोग क्या देखें, एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जब एक भव्य पंक्ति, एक भव्य एरे स्पेक्टिकुलर एरे मतलब हम कर सकते हैं पट्टी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, एक भव्य पट्टी। और किसकी पट्टी? धुएं की पट्टी। किसके? साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीकी विमानों के, हेलीकॉप्टर्स के, एंड ट्रूप कैरियर्स। ट्रूप कैरियर मतलब सैन्य वाहक, जिस विमान में सेनाओं को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, वे एक निश्चित तरीके से क्या कर रहे थे? जा रहे थे। कहा? यूनियन बिल्डिंग, जिस जगह पे ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसके ऊपर से एक बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहे थे। कुछ स्पेक्टिकुलर एरे बना रहे थे, यानी कि एक भव्य पट्टी बना रहे थे। और वो किस चीज की पट्टी बना रहे थे? इट वॉज नॉट ओनली या डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, यह सिर्फ सैन्य बल या एक सटीक बिंदु का प्रदर्शन ही नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह एक प्रदर्शन था सेनाओं का लोकतंत्र के प्रति अपनी देशभक्ति का। यानी कि किस प्रकार सेनाएं अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करते हैं, किसमें? अपने लोकतंत्र के प्रति। यह प्रदर्शन था। एक ऐसा प्रदर्शन आप इंडिया में भी देखते हैं जब 26 जनवरी को इंडिया गेट पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। उसके बाद हमारे सैनिकों का, हमारे एयरफोर्स के सैनिकों का एक बहुत ही मनमोहक प्रदर्शन होता है। ऊपर से वो विमान गुजरते हैं और उनके जो धुएं निकलते हैं वो
पिंक कलर में निकलते हैं, यानी कि वो तिरंगे को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक वही कुछ यहां पर हो रहा है। टू ए न्यू गवर्नमेंट, तो अपनी राजभक्ति, वहां की सेना किसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रहे थे? नए लोकतंत्र के प्रति। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से, स्वच्छ रूप से चुनी गई थी, उसके प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित कर रहे थे सेनाएं। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। Only moments before, कुछ क्षण पहले ही, the higher generals of the South African Defence Force and Police, कुछ क्षण पहले ही दक्षिण अफ्रीकी सेना के उच्च अधिकारी और पुलिस, their chest beaded with ribbons and medals, जिनकी छाती सजी हुई थी, beaded मतलब सजा होना, जिनकी छाती सजी हुई थी विथ रिबन्स एंड मेडल्स, कई रिबन और मेडल से, यानी कि कई पुरस्कारों से होते हैं ना, मेडल्स लगे होते हैं इस तरह का। जो सेना जिस प्रकार के कारनामे करते हैं उस प्रकार के उन्हें पुरस्कार मिलता है। वो पुरस्कार क्या होता है? वही मेडल्स होते हैं जो उनके यहाँ लगे होते हैं। तो जिनकी छाती रिबन की फीतों और पुरस्कार मेडल से सजे हुए थे, सैल्यूटेड मी एंड प्लेड देयर लॉयल्टी, वे मुझे क्या कर रहे थे? मुझे सैल्यूट कर रहे थे और अपनी राजभक्ति व्यक्त कर रहे थे। वो उच्च अधिकारी, सेना के उच्च अधिकारी, पुलिस के उच्च अधिकारी क्यों कर रहे थे सैल्यूट में? सैल्यूट इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब उस देश के, दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन हो गए थे? नेल्सन मंडेला। तो अपनी सरकार के प्रति उनका कर्तव्य है कि उनको अपने राजभक्ति वो दिखाने, तो वो दिखा रहे थे, उसी का प्रदर्शन कर रहे थे वो। आगे, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, मैं उस तथ्य को नहीं भूला हूं कि कुछ वर्ष पहले ही दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, वो क्या करें कि आज जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी, जो सैन्य अधिकारी मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, जो मुझे सलामी दे रहे हैं, वो कुछ वर्ष पहले ही मुझे सैल्यूट नहीं करते थे। क्या करते थे? बट अरेस्टेड मी, वे मुझे सैल्यूट नहीं, गिरफ्तार करते थे। बताइए क्यों करते थे ऐसा? जो पहले गिरफ्तार करते थे वही आज उन्हें सलामी दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय गोरे लोगों का शासन था और वे किनके प्रति? वे किसी व्यक्ति के प्रति अपने राष्ट्रभक्ति नहीं दिखा सकते, वो अपने शासक के प्रति अपनी भक्ति, राजभक्ति वो दिखाते थे। तो उनका शासक उस समय गोरे लोग थे, गोरे लोगों का आदेश होता था, गोरे शासन का आदेश था कि जो भी हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहा है उनको पकड़ो, उनको गिरफ्तार करो, जेल में डालो। तो अपने शासक का वो बात मान रहे थे। लेकिन अब समय पलट गया, अब शासक खुद जिनको ये गिरफ्तार करते थे वही अब शासक हो गए। तो अब गिरफ्तार नहीं बल्कि अब क्या कर रहे हैं? सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका जो शासक है वो यही बन गया, नेल्सन मंडेला बन गए। तो ये तो अपना ड्यूटी कर रहे थे, उस समय भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और आज भी जब सैल्यूट कर रहे हैं तो आज भी वो अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे। क्लियर है? Finally, a seven of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag.
और अंततः अंत में एक बहुत ही शानदार पट्टे धुएं का, किसका, इम्पाला जेट्स ने एक धुएं का एक शानदार पट्टी छोड़ा, जिसमें क्या क्या था, ब्लैक, उस धुएं में काले रंग के धुएं छूट रहे थे, रेड लाल रंग के धुएं छूट रहे थे, ग्रीन हरे रंग के धुएं छूट रहे थे, ब्लू नीले रंग के धुएं छूट रहे थे, एंड गोल्ड और सुनहरे रंग के धुएं छूट रहे थे उन विमानों से ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो नए साउथ अफ्रीकी झंडे का रंग था। जैसे हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं, तो 3 तरह के धुएं छोड़े जाते हैं ऊपर, जो विमान उस समय पर डेमोस्ट्रेट होते हैं। तो इनके साउथ अफ्रीकी झंडे में 1 2 3 4 5 कलर है, तो 5 कलर हैं, तो 5 कलर में धुएं छोड़े जा रहे थे 5 विमान, 5 जेट्स, 5 विमानों से। समझ गए? जो साउथ अफ्रीकी झंडे का रंग है ये 5। आगे, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthems. मेरे लिए यह दिन एक प्रतीक बन गया दो राष्ट्रगान गाकर, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और श्वेत लोग गा रहे थे नकोसी सिकलेल अफ्रीका। ये उनका राष्ट्रगान का बोल है, जैसे कि हमारा जन गण मन है, वैसे इनका राष्ट्रगान का बोल था नकोसी सिकलेल, और 2 राष्ट्रगान उस दिन गाए गए। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जबकि श्वेत लोग गा रहे थे डाई स्टेम, जो कि पुराना राष्ट्रगान था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, उस गणतंत्र का पुराने राष्ट्रगान को काले लोग गा रहे थे और श्वेत लोग गा रहे थे नकोसी सिकलेल अफ्रीका। आगे, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लाइक्स ऑफ द एंथम, यद्यपि उस दिन कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह, ना तो श्वेत लोग ना तो अश्वेत लोग उस राष्ट्रगान के लिरिक्स को, बोल को, ना तो श्वेत लोग अच्छे से गा पा रहे थे, ना ही अश्वेत लोग। They once despised, they would soon know the words by heart. एक बार जब हम उसे ग्रहण कर लेंगे तो उन शब्दों को ये दिल से लगा लेंगे, एक बार जब उसके आदी हो जाएंगे। आगे, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और उस उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं उद्घाटन के दिन मैं इतिहास के अनुभव से भर गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, मतलब 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी कौन होगा? 20th सेंचुरी 1900 टू 1999, 1900 से 1999 तक के पीरियड क्या हो जाएंगे? 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। लेकिन कह रहा है कि वो भी क्या, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड मतलब 1900 से 1910 के बीच, डिकेड मतलब दशक, या few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, bitter Anglo-Boer युद्ध और हमारे जन्म के कुछ दिन पहले, the white-skinned peoples of South Africa parted their differences and erected a system of racial
domination against the dark skinned peoples of their own land. दक्षिण अफ्रीकी श्वेत लोगों ने एक नई, यानी हमारे जन्म से पहले, ये नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले और एंग्लो, कौन सा युद्ध था, एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर युद्ध के बाद और नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले श्वेत लोगों ने एक दक्षिण अफ्रीका में एक नई प्रथा की शुरुआत की अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स। किसके खिलाफ? अश्वेत चमड़ी के, यानी कि काली चमड़ी के खिलाफ, ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही देश के काले चमड़ी के लोगों के खिलाफ एक नई प्रथा की शुरुआत की श्वेतों ने, गोरे लोगों ने। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और जिस आधार पर उन्होंने इसकी शुरुआत की, इसकी संरचना की, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जिस स्ट्रक्चर पर, जिस आधार पर उन्होंने इसकी संरचना किया, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, वो किस पर आधारित था? वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे अकल्पनीय, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो कि एक अकल्पनीय और अमानवीय समाज की रचना थी, जिसे वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसे शायद ही कभी दुनिया ने देखा हो। ऐसे समाज का निर्माण किया वहां के गोरे लोगों ने अपने ही देश के काले लोगों के साथ। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, और एक मनुष्य के रूप में मेरी 8वीं दशक मतलब लगभग 80 साल की। 8वां दशक मतलब क्या हुआ? 10 साल 8 बार, तो 70 साल से 80 साल के बीच की उम्र जिस समय हो रही थी किनकी? नेल्सन मंडेला की। तो कह रहे कि मेरी उम्र के 8वीं दशक और इस दक्षिण अफ्रीका के में जो ये सिस्टम की शुरुआत हुई पहली दशक में, 20वीं शताब्दी के पहली दशक में शुरू हुई और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन, वह प्रथा क्या हुआ? ओवरटर्न फॉरएवर। वो क्या हुआ? हमेशा हमेशा के लिए उलट गया। जिस प्रथा की शुरुआत, जिस सिस्टम की शुरुआत गोरे लोगों ने किया था, वो अब समाप्त हो गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसकी जगह एक ऐसी प्रथा ने, एक ऐसी सिस्टम ने ले लिया दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, जो सभी लोगों के स्वतंत्रता और अधिकारों को दर्शाती है। अब वो समय चला गया कि लोगों के साथ भेदभाव होता था। अब एक ऐसे समाज की स्थापना हुई जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और वह भी उनके रंगों के, उनके त्वचा के रंगों के आधार पर नहीं, बल्कि रंगों को, त्वचा के रंगों को छोड़कर सभी मानवों को, दक्षिण अफ्रीका के सभी मनुष्यों को एक जैसा ही अधिकार मिलेंगे। ये कौन कह रहे हैं? नेल्सन मंडेला। आगे क्या है? दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। यह दिन आया था हमारे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के कारण। हमारे हजारों लोगों ने, देखिए कोई भी स्वतंत्रता जो मिलता है तो ऐसे नहीं मिल जाता। जो हमारे ऊपर शासन करता है उसको जाकर के एक बार कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप ये गलत करना छोड़ दे, तो वो छोड़ देंगे।
ऐसा होता है क्या? उसके लिए कितने दिनों से लड़ाई करना पड़ता है, और उस बीच कई लोग बलिदान होते हैं, तब जाकर के स्वतंत्रता मिलती है। तो वही बात यहाँ नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि यह दिन जो आया है वो हमारे लोगों के हजारों बलिदानों के कारण आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और लिमिटेड। वैसे लोगों की पीड़ा और सफरिंग एंड करेज, वैसे लोगों की पीड़ा और साहस कैन नेवर बी काउंटेड, कभी भी गिना नहीं जा सकता, या तो कभी भी उनके द्वारा किए गए कार्यों का कुछ चुकाया नहीं जा सकता, रिपेड, उन्हें वापस नहीं किया जा सकता। I felt that day as I have on so many other days. मैं उस दिन को भी, किस दिन को? शपथ ग्रहण समारोह का जो दिन था, उस दिन को भी मैं ठीक उसी प्रकार महसूस कर रहा था जैसे कि मैं अन्य दिनों को। ऐसा नहीं कि मैं उस दिन को स्पेशल मान रहा था। नेल्सन मंडेला का था, वो मेरे लिए वो स्पेशल दिन नहीं था, जैसे अन्य दिन था वह भी एक वैसा ही दिन था मेरे लिए। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. वो कह रहे हैं कि मैं अब राष्ट्रपति बन गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया। वास्तव में मैं उन लोगों की, that I was simply the sum of all those African patriots, patriots मतलब देशभक्त, मैं वास्तव में उन अफ्रीकी देशभक्तों का एक योग हूं, यानी कि उनका मैं एक कार्य करता हूं। Who had gone before me, जो मुझसे पहले चले गए, जो मुझसे पहले बलिदान हो गए, मैं उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ हूं, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं। ये कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। कह रहे कि मैं उनसे बड़ा नहीं हूं, मैं उन्हीं का एक कार्यकर्ता हूं, उनके द्वारा सौंपे गए कार्य को मैं आगे बढ़ाने की बीड़ा लिया हूं। That long and noble line ended and now began again with me. वह लंबा और वह विनम्र पंक्ति अब समाप्त हो गई, और वह पंक्ति अब पुनः शुरू हुई मुझसे, यानी कि मेरे साथ उस पंक्ति की फिर से शुरुआत हुई। जो आत्माएं भरी जो पीड़ा थी, वह पीड़ा अब समाप्त हो गई, और एक नए समाज की संरचना करने का बीड़ा मेरे ऊपर आ गया। I was pained that I was not able to thank them. मैं दुखी था, मुझे दर्द हो रहा था, मुझे दुख हुआ। That I was not able to thank them, कि मैं उन्हें धन्यवाद देने में सक्षम नहीं था। And that they were not able to see, और इसलिए भी मैं दुखी था कि वे यह देखने में भी सक्षम नहीं थे। What their sacrifices had wrought, कि उनके बलिदानों ने क्या किया, उन लोगों ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान का क्या परिणाम निकला, वे देखने के लिए जीवित नहीं है, और मैं उन्हें धन्यवाद देने में भी सक्षम नहीं हूं। ये मुझे पीड़ा होती है। ये कौन कह रहे हैं? नेल्सन मंडेला, जो इस लड़ाई में अपनी बलिदानी दिए हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid, यह रंग भेद की नीति क्रिएटेड या डीप एंड लास्टिंग ऑन, एक गहरा और ना समाप्त होने वाला घाव बनाया है। इन माई कंट्री, मेरे देश में, मेरे देश में ये रंग भेद की नीति ने न समाप्त होने वाला और एक बहुत ही गहरा घाव बनाया है। एंड माई पीपल, हमारे देश में और हमारे लोगों में ऐसा गहरा घाव बनाया है जो शायद कभी ना समाप्त हो। ऑल ऑफ अस
will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी को कई वर्ष लगेंगे इससे उबरने में, यदि इफ नॉट जनरेशन, अगर कई पीढ़ियां नहीं लगेगी, जनरेशन मतलब पीढ़ी, अगर कई पीढ़ी नहीं तो कई वर्ष तो अवश्य लगेंगे इस पीड़ा से बाहर निकलने में। क्या वहां समाप्त हो गया राजभेद की नीति तो एकदम से छूट जाएगा? नहीं, एकदम से तुरंत छूट नहीं जाएगा। हाँ, ये हुआ कि अब कानूनन जुर्म हो गया, राजभेद की नीति, अब किसी के साथ रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता था, ये कानूनन जुर्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत समाप्त हो गया, या तो जो यातनाएं, जो वैसी पीड़ा जो सह ली है वो उस पीड़ा को भूल जाएंगे, इतनी भी आसान नहीं है। तो ये इससे बाहर निकलने में कई वर्ष लगेंगे, अगर कई पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष जरूर लग जाएंगे। रिकवरी फ्रॉम दैट प्रफाउंड हर्ट, इस गहरे घाव से बाहर निकलने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। परंतु इस दशकों की डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, इस दशकों के अन्याय और अत्याचार ने हैड अनदर का परिणाम, एक और दूसरा अनइंटेंडेड, इंटेंड मतलब क्या है? इरादा, और अनइंटेंड यानी कि जिसकी इच्छा नहीं, यानी कि अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एक अनिच्छा रूपी प्रभाव डाला। ये जो अत्याचार हुआ, ये जो अन्याय हुआ, उसका एक ना चाहने वाला भी, एक नहीं सोच सकने वाला भी प्रभाव हुआ। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस। और यही कारण है कि इससे, यानी कि इस अत्याचार से, इस पीड़ा से के कारण ही कौन पैदा हुए? द ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिसलस, ये सब फ्रीडम फाइटर है, दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी। ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसलस, द चीफ लुथलेस, द यूसुफ डैडोस, द ब्रैंड फिशर्स, द रॉबर्ट सोबोकिस ऑफ आवर टाइम। मेन सच है क्या है कि इस तरह के लोग इस अत्याचार और अन्याय के कारण ही शायद एक अनइंटेंडेड प्रभाव पड़ा हमारे समाज पर, और जिसके कारण ही ऐसे लोग, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग, विलक्षण प्रतिभा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विलक्षण यानी कि अति साहसी, विजडमती, बुद्धिमान एंड जेनरसिटी, और अति उदार लोग उत्पन्न हुए, जो उतने सारे नेता, वाल्टर सिसलस, यूसुफ डूडूस, बहुत सारे ऐसे थे स्वतंत्रता सेनानी, तो शायद इसी अत्याचार के कारण हुए। एंड दैट देयर लाइफ में नेवर बी नॉन अगेन। और वे ऐसे थे, ऐसे उदार थे, ऐसे बुद्धिमान थे, ऐसे साहसी थे कि शायद पुनः ऐसे लोग नहीं होंगे, ऐसे लोग शायद पुनः जन्म नहीं लेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेल्सन मंडेला कहे कि शायद, देखिए इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो, कह कि शायद इतने उच्च चरित्र वाले, इतने उच्च चरित्र का निर्माण होने के लिए किसकी आवश्यकता? रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। इतने उच्च चरित्र का निर्माण होने के लिए शायद इतनी गहरी अत्याचार होना भी आवश्यक है।
अगर इतना गहरा अत्याचार नहीं होता तो शायद आज नेल्सन मंडेला को भी हम नहीं जानते, और जितने जो फ्रीडम फाइटर थे दक्षिण अफ्रीका के उन्हें भी नहीं जानते। हम अपने ही देश की एग्जाम्पल ले लें, अगर अंग्रेजों का शासन नहीं होता, अगर अंग्रेज हमारे देश को गुलाम नहीं बनाए होते, तो ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी आज जन्म नहीं लेते। महात्मा गांधी तो जन्म लेते ही, उनका तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 1869 को होना ही था, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अगर हमारा देश खुशहाल होता तो उन्हें लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ती, और लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती तो कैसे हमें पता चलता कि उनके अंदर इतनी उच्च विचार है, उनका विचार इतना उच्च है, उनका कैरेक्टर जो है वो इतनी हाई है। तो वही नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि शायद इतने उच्च कैरेक्टर वाले, इतने उच्च चरित्र का निर्माण होने के लिए उसके लिए यातनाएं भी इतनी गहरी होनी चाहिए, तभी शायद इतने उच्च चरित्र का निर्माण होता है। जब सब खुशहाल रहेंगे तो सभी अच्छे हैं। तो यानी कि इस तरह के हीरो तभी आते हैं जब यातनाएं, जब पीड़ाएं, जब अत्याचार जब बढ़ जाता है। आगे, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। वो कह रहे हैं कि मेरा देश खनिजों और रत्नों में, जेम्स मतलब रत्न, हमारा देश खनिजों और रत्नों में धनी है। हमारे देश में बहुत सारे खनिज पदार्थ है, बहुत सारे रत्न हैं। दैट लाई बेनीथ इट्स सॉइल, जो इसके जमीन के अंदर, जो इसके मिट्टी के अंदर पड़े हुए हैं, बहुत सारे खनिज, बहुत सारे रत्न। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। परंतु मैंने हमेशा यह माना है कि इस देश का सबसे जो बड़ा धन है, जो सबसे मूल्यवान धन है, वह है यहाँ के लोग। उन खनिजों और उन रत्नों से भी ज्यादा बड़े मूल्यवान रत्न यहाँ के लोग हैं। फाइनल एंड ट्रूअर देन द प्यूरेस्ट डायमंड, उस सबसे उत्तम कोटि के हीरे से भी ज्यादा उत्तम और उच्च और सच्चे लोग हैं यहाँ के लोग हैं। आगे, इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड मतलब कॉमरेड, साथी। तो इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, और संघर्ष के इन साथियों से दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। संघर्ष के इन साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। साहस किसे कहते हैं? व्हाट इज करेज? मैं किनसे सीखा? अपने इन साथियों से। टाइम एंड अगेन, बार बार, समय समय पर, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। समय समय पर मैंने देखा कि महिलाएं और पुरुष को खतरे लेते हुए देखा, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, किसी विचार के लिए जीवन देते हुए भी देखा। चाहे महिला और पुरुष हो, मैंने देखा कि समय समय पर वे खतरे लेते हैं, या तो किसी विचार के लिए अपने जीवन भी कुर्बान कर देते हैं। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है कि लोगों को खड़े होते हुए देखा है, किसके खिलाफ? टू अटैक्स, आक्रमण और अत्याचार के खिलाफ। अटैक्स एंड टॉर्चर, आक्रमण और अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हुए दिखा है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए जो कल्पना को प्रदर्शित करता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा
मैंने सीखा है कि दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये सीखा कि साहस जो है वो डर की अनुपस्थिति ही नहीं है। जैसे हम डरते नहीं हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम साहसी हैं। सिर्फ नहीं डरना ही साहसी होने का ये सबूत नहीं है, बट द ट्राइंग ओवर इट, परंतु साहसी होने का सबूत क्या है? उस डर पर विजय प्राप्त कर लेना। डर पर विजय प्राप्त करना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कंक्वेयर्स दैट फियर। परंतु बहादुर व्यक्ति वह है जो उस डर को जीत लेता है। कंक्वेयर मतलब ही जीतना। जो उस डर को जीत लेता है वो बहादुर व्यक्ति है। जो डरता नहीं है वो बहादुर व्यक्ति नहीं है। आगे, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लेता है किसी का से नफरत करते हुए। किस कारण? बिकॉज ऑफ हिज स्किन, किसी के चमड़े के रंग और हिज बैकग्राउंड, या तो उसकी पृष्ठभूमि, और हिज रिलीजन, या तो उसके धर्म। यानी कि किसी के चमड़े के रंग, किसी की पृष्ठभूमि, या तो किसी की धर्म से नफरत करते हुए जन्म कोई नहीं लेता। क्या जन्म लेने के समय बच्चे को पता है कि हमें किससे नफरत करना है, किससे प्रेम करना है? वो तो यहां पर फिर उनके चिप में फिर हम लोड कर देते हैं कि इनसे नफरत करना है, किससे प्रेम करना है। ये जन्म लेने के बाद लोड किया जाता है उनके दिमाग में। कोई जन्म लेने के साथ ही नफरत करते हुए जन्म नहीं लेता। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. कह रहा है कि लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। देख, and if they can learn to hate, और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं, लोगों को नफरत करने सीखना चाहिए, और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। अगर कोई नफरत करना अगर सीख सकता है तो निश्चित है उससे प्यार सिखाना आसान है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इट्स अपोजिट, क्योंकि इसके विपरीत मानव दिल में, मानव के हृदय में, मनुष्य के हृदय में प्यार जो है वो ज्यादा प्राकृतिक रूप से आता है नफरत की अपेक्षा। क्योंकि प्यार तो हमें प्रकृति ने दिया। प्यार को किसने बनाया? प्यार को प्रकृति ने बनाया। लेकिन हेट, नफरत को मनुष्य ने बनाया। नफरत करना सिखाया जाता है, प्यार करना सिखाया नहीं जाता, वो खुद सीख जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई नफरत करना सीख सकता है तो निश्चित है वो प्यार करना भी आसानी से सीखेगा। आगे, इवन इन द ग्रीवेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहां तक कि कारावास के उन कठिन समय में भी, when my comrades and I were pushed to our limits, जब मुझे और मेरे साथियों को अपने लिमिट में, अपनी सीमा में धकेल दिया गया, हमें बताया गया कि आपकी लिमिट इतना ही है, इससे आगे बढ़ने की प्रयास नहीं करना। और आगे बढ़ने का प्रयास किया तो इन्हें क्या किया गया? प्रिजन में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो जेल के उन कठिन दिनों में
I would see a glimmer of humanity in one of the guards. मैंने एक गार्ड के अंदर मानवता का चमक देखा, मानवता की झलक देखी। जब कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था तो बहुत सारे गार्ड वहां थे जेल में, लेकिन उनमें से एक गार्ड के अंदर मैंने मानवता की झलक देखी। Perhaps just for a second, भले ही यह एक सेकेंड के लिए ही हो, यानी कि भले ही एक क्षणिक हो, एक सेकेंड के लिए ही हो, लेकिन दिखा। जब इनके साथ यातनाएं की जा रही थी तो उस गार्ड को अच्छा नहीं लगा, तो उसके एक्सप्रेशन से, उसके भाव से ऐसा पता चला था कि हमारे साथ जो अत्याचार किया जा रहा है इसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो झलक गया। तो कह रहे कि एक गार्ड के अंदर हमें मानवता दिखी, बाकी सब तो अपने गोरे सरकार का आदेश का पालन करने के लिए तो बाध्य थे ही। गोरे सरकार का आदेश होता था कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा पीड़ा करो, ज्यादा से ज्यादा इनके साथ अत्याचार करो, ये आदेश होता था। तो सरकार के आदेश का इन्हें पालन करना ही पड़ता था, सरकार के आदेशों के अधीन होते थे। लेकिन कुछ क्षण के लिए ही उस गार्ड के अंदर मानवता झलकी, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। परंतु यह मेरे लिए पर्याप्त था, मुझे आश्वस्त करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। यह पर्याप्त था कि इसका अर्थ है कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी प्यार से जीता जा सकता है। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है। फ्लेम मतलब ज्वाला, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। यानी कि मैन की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। आग की जो ज्वाला, तो एक ऐसी आग की ज्वाला है मनुष्य की अच्छाई, जिसे कुछ क्षण के लिए दबा दिया जा सकता है लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज यही तक हम इस चैप्टर को रखते हैं। ये चैप्टर काफी लंबा है। ये थर्ड पार्ट में ये चैप्टर समाप्त होगा। आप इसे अच्छे तरीके से समझिए और मुझे विश्वास है कि आपने पहला भाग भी अच्छे से देखा होगा। कल हम लास्ट पार्ट 3 तीसरे भाग में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स।